अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास जो है वो ग्लोमेरुलर डिजीज़ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या होता है? हमारे पास ये किडनी होती है, किडनी में हमारे पास आता है डिफरेंट तरीके की डिजीज़ आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास आता है कैप्सुलर डिजीज़ आ जाती है, बोवेंस कैप्सूल की डिजीज़ आ जाती है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्स या डिस्टल ट्यूब्स की डिजीज़ आ जाती हैं। इनके हमारे पास नतीजे में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होता है। जब किडनी में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से हमारे पास जो ये ग्लोमेरुलर वॉल होती है, आपको पता है कि इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो एफरेंट आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये वॉल डैमेज हो जाती है। जब ये वॉल डैमेज हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड है वो क्या करता है कि वो लीक होके इन ट्यूब्स में आ जाता है। जब ये इन ट्यूब्स में ब्लड आता है, इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें तो यूरिन होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ अब क्या है कि यूरिन के साथ ब्लड इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या कर देता है, हीमेटोयूरिया बन जाता है। अगर हम इसकी एक्यूट सिंड्रोम की बात करें तो हमारे पास जो 50% होता है ना लॉस, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से नेफ्रॉन को हो चुका होता है, ठीक है। तो उसके जो नेफ्रॉन अपना फंक्शन 50% तक लॉस कर देते हैं ओवर वीक्स एंड मंथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास हीमेटोयूरिया आता है। और अगर इसके हम लोग इसके एक कहानी बनाकर यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाता है, नहीं तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। हीमेटोयूरिया आता है, उसके साथ पेशेंट को क्या आता है कि इसके प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया हमने पढ़ा था नेफ्रोटिक से, नेफ्रेटिक पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 3.5 जो पर डे होता है, इसमें हमारे पास जो है वो प्रोटीन यूरिया प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है ना, उसमें हमारे पास नॉन नेफ्रोटिक रेंज में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास GFR है वो भी हमारे पास कम हो जाता है। जब हमारे पास GFR कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पेशेंट को यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और जब हमारे पास पेशेंट को यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता या बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओलिगूरिया। जब ओलिगूरिया आता है पेशेंट को तो इसका मतलब है कि जो उसके फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर ही रिटेन कर रहा है, ठीक है, वो बाहर नहीं जा रहा। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो पेशेंट को रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जो उसके भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी के अंदर रहना शुरू होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोटीमा। एक्सोटीमा के साथ आपको पता है कि जब अब एक पेशेंट है जिसकी जो है वो फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, ठीक है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से नहीं बाहर जा रहे, तो उसकी वजह से पेशेंट को अडीमा कोज होगा। अडीमा कब कोज होगा? जब उसके फ्लूइड रिटेंशन जो है वो सॉल्ट एंड वाटर उसकी बॉडी में ही रहेंगे। हमारे पास अडीमा जो है वो पैडल भी हो सकता है, प्री ऑर्बिटल भी हो सकता है, और अगर पेशेंट लाइन है तो उसमें सैक्रल अडीमा भी कोज हो सकता है। अब जब एक पेशेंट को अडीमा कोज हो गया तो उसके जो वेसल्स हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। और हमने बीपी का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें पढ़ा था कि कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जब हमारे पास इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी इंक्रीज़ करती है तो उसकी वजह से हमारे पास बीपी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन कोज कर देती है जब हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर देती है। एक तो ये वजह हो जाती है टोटल हाइपरटेंशन कोज होने की। उसके बाद दूसरी हमारे पास हो जाती है कि आपको पता है कि जब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, GFR कम होता है, तो हमारे पास जो किडनी है वो रीनल एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है वो एक्टिवेट कर देती है, उसकी वजह से किडनी का एक्सकीमिया होता है और मज़ीद हाइपरटेंशन कोज कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रेजेंटिंग फीचर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग उन डिजीज़ की बात करें जो कि हमारे पास इस सिंड्रोम के साथ डेवलप होती है, ये प्रेजेंट करती हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे पास आता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे पास GN। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास आता है ग्रुप A बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास डिजीज़ होती है ये हमारे पास चिल्ड्रंस में डेवलप हो गया 3 to 12 ईयर्स में। इसमें हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट रिपोर्ट करेगा कि उसका जो है वो 1-2 दिन में गला ठीक हो गया, ठीक है, उसने मेडिसिन ली तो वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो टॉक्सिन था स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ। उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि वो बॉडी में रिटेन हुआ, उसने किडनी को जाके डैमेज कर दिया। अब उस डैमेज की वजह से हमारे पास जो है वो या तो फिर उसका जो पहले था स्किन का इन्फेक्शन होगा या फिर उसका फ्रेंजाइटिस, मतलब उसका गला ख़राब होगा। अगर स्किन का इन्फेक्शन होगा तो 3 to 4 वीक्स लगेंगे उसको रिपोर्ट होने में, और इसका फ्रेंजाइटिस होगा तो 1 to 3 वीक्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास रिपोर्ट होगा। अच्छा, अब उसका गला ख़राब हुआ तो उसने रिपोर्ट किया कि उसको जो है वो कोला कलर्ड यूरिन प्रोड्यूस होता है। इसके क्लिनिकल फीचर में होगा कि कोला कलर्ड यूरिन प्रोड्यूस होगा, जैसे कोका कोला का कलर होता है ना वैसे का। उसके बाद फिर हमारे पास पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया, डीमा हो सकता है उसका पेरी ऑर्बिटल डीमा, पैडल डीमा या फिर सैक्रल डीमा अगर वो लाइन पोजीशन में है। उसके बाद आता है प्रोटीन यूरिया, लेकिन ये हमारे पास नॉन नेफ्रोटिक रेंज में प्रोड्यूस होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो है यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, उससे हमें इन्फेक्शन का पता चल जाएगा। ASO हमारे पास राइट करवाएंगे जिसके वो हमारे पास बॉडी में इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद सीरम कंपोनेंट्स हमारे पास C3 एंड C4 जो है बहुत ज़्यादा कम होंगे। जितने भी हमारे पास इम्यूनिटी कंपोनेंट्स होंगे वो कम आएंगे क्योंकि वो तो बॉडी यूज़ कर चुकी है ना अगेंस्ट द डिजीज़,
तो वो बहुत कम होंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो भी कम आ जाएगा। इसकी मैनेजमेंट हम देखते हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इसकी सपोर्टेड मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले बेड रेस्ट देना है, ठीक है। बेड रेस्ट आपने देना, उसके बाद सॉल्ट फ्री डाइट देनी है। आपको पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर ये क्या करेगा, हमारे पास जो है वो फ्लूइड को रिटेन करवाएगा बॉडी में, तो ये दो काम होगा। इसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन इंक्रीज होगी और ये एडीमा को कॉज करेगा, तो दोनों मिलकर एडीमा भी कॉज कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने जो है इसकी इन दोनों की रिटेंशन नहीं होने देनी बॉडी में। इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, ब्लड प्रेशर आपने मेजर करना है रेगुलरली, और उसके बाद फ्लूइड इनटेक चेक कर बैलेंस रखना है आपने, उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। डाइट डेली आपने क्या करवाना है, वेट चेक करना है, ताकि हमारे पास हमने ये देखना है कि कोई फ्लूइड रिटेन तो नहीं हो रहा बॉडी में, तो हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन या फ्लूइड स्टेटस हमें पता चल जाता है। उसके बाद इसकी मेडिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसको एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स देनी है, डायरेटिक्स देनी है। और उसके बाद अगर हमारे पास सीरम पॉजिटिव आ जाता है, मतलब इसका हमारे पास जो है इन्फेक्शन आ जाता है कि अभी भी इसको पेशेंट को इन्फेक्शन है या इसकी बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, सिर्फ उसको टॉक्सिन प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी दे सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जाती है वो IgE न्यूरोपैथी आ जाती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, ये भी वही बात होती है कि हमारे पास मेल्स में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर हमारे पास चिल्ड्रन में होती है, और इसमें भी हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, किसी पेशेंट का गला ख़राब होगा। लेकिन इसमें और जो हमारे पास पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम होगा, उसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी। बाकी आप इसकी बायोप्सी करवाएंगे तो सेम आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम होगी इसकी बायोप्सी भी। हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों कब डेवलप हो रही है, ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जब हमारे पास हम लोग इसकी करवाएंगे, इसका हम चेक देखेंगे, पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, तो वो रिपोर्ट करेगा कि एक दिन गला ख़राब हुआ और उससे अगले दिन ही, मतलब दूसरे दिन ही पेशेंट को जो है वो हेमाटोयूरिया प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, उसको हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, उसकी एडीमा होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो पिछली वाला था वो आफ्टर वीक्स, मतलब कि 2 to 3 वीक्स डेवलप होता था, लेकिन ये जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट होगा। इसके साथ हमारे पास जो है वो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास क्या होता है, IgA फॉर्मेशन जो है वो डिफेक्टेड हो जाती है, मतलब वो गलत तरीके से बन जाती है। उसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया कि एक इन्फेक्शन आया, ठीक है। आपको पता है कि इन्फेक्शन आएगा तो इम्यूनिटी तो हमारे पास एक्टिवेट होगी ना, तो इन्फेक्शन आया, इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, उसकी वजह से हमारे पास जो ये गलत वाली IgE थी ना, वो हमारे पास एक्टिवेट होगी। वो एक्टिवेट होगी तो वो किडनी में जाके अब्जॉर्ब होगी, तो उसने किडनी को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो IgA डैमेज करती है किडनी को। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, वो हम लोग इसकी रीनल बायोप्सी करवाते हैं। मैनेजमेंट में इसकी वही है कि हमने एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स देनी है, जिसमें हमारे पास AC इनहिबिटर्स और ARBs आ जाते हैं, और स्टीरॉइड्स वगैरह देनी है, ठीक है। और इसकी हमारे पास कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं होती जो हम लोग इसके कह सकें। इसमें क्या है कि ये हमारे पास क्या है कि ये मतलब IG है ना, तो हमारे पास ये जेनेटिक डिजीज़ में आ जाती है। तो इसमें हमारे पास पेशेंट को जो है वो थोड़ी देर बाद इसके एपिसोड्स आएंगे, मतलब जब इन्फेक्शन होगा तो उसको एपिसोड आएगा, ठीक है। तो इसमें हमें इसकी मैनेजमेंट करनी होती है। श्नॉस पर्परा हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास आते हैं चिल्ड्रन में और मेल्स में डेवलप होती है। सबसे पहले वही सारा कुछ आ जाता है कि मतलब उसके सिम्टम्स वही होते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारे पास आते हैं सिस्टमेटिक डिजीज़ होती है। इसमें हमारे पास है वस्कुलाइटिस, मतलब कि जो वेसल्स होती है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पूरी बॉडी की वेसल्स होती है ना, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें उसके बाद इसकी सेकंड चीज़ आती है, पहली चीज़ क्या कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज होती है वेसल्स में। दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमारे पास क्या करती है कि ये अब्डोमिनल पेन कॉज करती है। आपको पता है कि जितनी भी वेसल्स होती है ना, ज़्यादातर वेसल जो है वो अब्डोमिनल में एरिया में आके जो है वो अकोमुलेट हो रही होती है, वहाँ पे आके जमा हो रही होती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब वहाँ पे आइटिस आ जाएगा तो वहाँ पे स्कीमिया हो जाएगा, तो स्कीमिया की वजह से हमारे पास वहाँ पे पेन होगी। और इसके बाद हमारे पास आते हैं इसकी जो जॉइंट्स होती है ना, उनमें पेन हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो अगर इसकी किडनी, आपको पता है किडनी इन्वॉल्व है, तो हमारे पास आते हैं रेनल इन्वॉल्वमेंट होगी, तो सेम फीचर्स वही होंगे जो हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं। वो हमारे पास कहते हैं कि हेमाटोयूरिया, हाइपरटेंशन, एडीमा, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, ये सारे उसको जो है वो फीचर्स आएंगे। इसके साथ हम लोग जो है वो इसमें अच्छा, फिर हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। पिछले वाले हमने कहा कि हमने अगर इसको पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम से अगर हम लोग करवाना है, IgA करवाना है, IgA न्यूरोपैथी को डिफरेंशिएट करवाना है, तो हमने कहना है कि उसी वक्त पेशेंट को डेवलप हो गया। अगर हमने इसको आप डिफरेंशिएट करवाना है पिछली डिजीज़ से, तो हमने कहना है कि पेशेंट को पर्पल कलर की स्किन डेवलप होती है या रैश डेवलप होते हैं ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो हमारे पास लोअर बॉडी होती है, लोअर बॉडी पार्ट, वहाँ पे पेशेंट को ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम इसको स्टीरॉइड्स वगैरह देंगे, स्पोटोथेरेपी में हम उसको जो है रिजॉल्व हो जाएगी आफ्टर वीक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ में बताया हमारे पास गुड पैस्चर सिंड्रोम। ये हमारे पास क्या होता है कि ये एक मतलब एक बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, अपनी ही बॉडी के खिलाफ एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है। आपका इम्यून सिस्टम सारा कुछ जो है वो बॉडी के अगेंस्ट ही हो रहा होता है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो होते हैं वो एंडोथेलियम होती है किडनी की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉल ऑफ किडनी की, उसके बाद हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास अल्फा 3 फैक्टर होता है। ये अल्फा 3 फैक्टर क्या कराता है,
हमारे पास एंटीबॉडी से इसके अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती हैं अल्फ़ा 3 फैक्टर के। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कहते हैं कि ये हमारे पास जाके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे अटैक करवा देती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। और जब यहाँ ये हमारे पास अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जो कि हमारे पास बॉडी बना रही होती है एंटीबॉडी, ठीक है, वो जाके अटैक कर देती है इस पर। उसके बाद हमारे पास क्या क्या होती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ किडनी पे नहीं अटैक करती, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, असल बात तो ये है ना कि इस फैक्टर पे जाके उसने अटैक करना है, तो जहाँ जहाँ पे ये फैक्टर प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पे ये अटैक होगा। अब ये अटैक जो है वो किडनी के अलावा हमारे पास लंग्स में भी होता है, क्योंकि ये फैक्टर लंग्स में भी प्रेजेंट होता है जो हमारे पास तो फिर ये कॉम्बो हो जाता है, ये किडनी प्लस जो है हमारे पास पल्मोनरी होता है, इसका कॉम्बो हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास लंग्स और किडनी दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास जो किडनी की जो लंग्स की एल्वलाई होगी वहाँ पे वो भी डैमेज होगी, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट में मेम्ब्रेन होती वो भी डैमेज होगी। इसके क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास ये यंग पेशेंट में रिपोर्ट होगी 6 टाइम्स मोर इन मेल्स, ठीक है। उसके साथ हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, हमारे पास हीमैटोयूरिया बनेगा, प्रोटीन यूरिया बनेगा और एडीमा बनेगा, ठीक है। और अगर इसमें पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है या पल्मोनरी कंपोनेंट है तो हमारे पास हीमैटोलाइसिस मतलब कि ब्लड विल कफ एंड डिस्निया कॉज होगा, ठीक है। और इसके अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे तो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड वही है जो मैंने पीछे कहा कि रीनल बायोप्सी, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट भी मैंने कहा था कि हमारे पास जो है इसमें ट्रीटमेंट में हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाएंगे, प्लाज्मा फेरेसिस करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, ये इससे बहुत अच्छे पेशेंट के इफेक्ट आते हैं। उसके बाद हम स्टेरॉयड थेरेपी देंगे और इम्यूनोथेरेपी तो साथ साथ चलती रहेगी।